उस देवगढ़ बारिया इलाके से ये बच्चू खाबड़ आते हैं। हालांकि वो आदिवासी मेजोरिटेरियन इलाका है, लेकिन बच्चू खाबड़ जो है वो ओबीसी से आते हैं, ठीक है, वो कोली समाज से आते हैं। और पिछले 20 साल से उनकी राजनीति जबरदस्त तरीके से चमक रही थी। इसका मतलब मैं जब 20 साल कह रहा हूं तो मतलब ये भी है कि जब नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, तब भी उस समय से ही बच्चू खाबड़ की राजनीति का सितारा चमक रहा था। और चमके चमकते वो इतना चमका कि वो मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर शामिल भी हो गए। और उसके बाद फिर वो लगातार राज्य में एक तरह से ओबीसी चेहरे के तौर पर उनको प्रस्तुत किया जाता है। ये हैं बच्चू खाबड़। मैं बातचीत शुरू करते करते मैं कोशिश करूंगा, उनके दृश्य मेरे पास कुछ हो तो मैं दिखा दूंगा। अब ये बच्चू खाबड़ के दो बेटे हैं, एक है किरण खाबड़ और एक है बलवंत खाबड़। उस इलाके में बच्चू खाबड़ का दबदबा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि डीडीओ मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, कलेक्टर, एसपी, जिला अध्यक्ष, पुलिस जिला अध्यक्ष, और ये सब जो है इनकी मतलब इन सब पर बच्चू खाबड़ की तूती बत्ती थी। वो जो कहे वही कानून था और वो जो कहे वही नियम था। तो बताया जा रहा है कि इनके दो बेटों ने और उस समय के तत्कालीन टीडीओ ने मिलके मनरेगा योजना जो है, महात्मा गांधी वाली जो हमारी जो 100 दिन का रोजगार देती है, पक्का वादा करती है हमारे उन बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को, जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, ऐसे परिवारों को 100 दिन का रोजगार साल में जो निश्चित करने का काम करती है, वो योजना है नरेगा योजना। महात्मा गांधी से उनको जोड़ा गया है। उस योजना को चलाने के लिए एजेंसीज को आउटसोर्स किया जाता है। और बच्चू खाबड़ जो कि मंत्री है, उनके पुत्रों ने इस मनरेगा योजना को कामधेनु की तरह समझकर L1 की एक वो होती है, आप अगर आप एजेंसी हैं तो अगर आपका L1 होना बहुत जरूरी है, वो न होते हुए भी सभी कॉन्ट्रैक्ट लिए। और ऊपरी तौर पर जो भी समझ आ रहा है वो ये है कि 71 करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला किया। इससे बहुत बड़ा होगा, लेकिन अभी सतह पे ही आ रहा है। तो वो बच्चू खाबड़ और उनके दो बेटे हैं, उनकी हम लोग गुजराती में बात कर रहे थे, आज यहाँ पे हिंदी में करेंगे। और हिमांशु, आपका टेक, और हमारे जो साथी थे उमेश, उसने हमको बहुत सारी जानकारी दी थी, और खैर वो आज अभी हमारे साथ अभी हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस इलाके से ही उमेश रिपोर्टिंग करते हैं और उन्होंने भी बहुत सारी जानकारी दी थी जो मैं आपको इसी कार्यक्रम में आगे दूंगा। तो हिमांशु, आप अपना टेक अगर बताएं इस पूरे मामले पे। नहीं, आपने मतलब एक पूर्व भूमिका पूरे तरीके से रख दी है। जो कि हिंदी हार्टलैंड के दर्शक है, ये बोल रहे थे कि बच्चू खाबड़ का मामला क्या है जब भी हम बात करते थे, तो आज आपने इसको ले लिया है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भाजपा के ही मंत्री, भाजपा की ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उसमें सेंध लगा के बैठ गए और करीबन 71 करोड़ रुपए का पूरा घपला कर दिया। अब जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे गुजरात में, तो प्रधानमंत्री का फंक्शन में उसको कहीं स्टेज नहीं दिया गया था। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से शायद दूरी बनाना चाहते हैं या उनको उस तरीके से नजदीक नहीं रखना चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये धाकड़ और खाबड़ों की जो फौज बनी है, इनका क्या करे? भारतीय जनता पार्टी इसका क्या कर सकती? मनरेगा एक ऐसी स्कीम थी जिसको वर्ल्ड बैंक ने सराहा, जिसको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने सराहा है। ये ऐसी स्कीम थी जो 2008 की। आज हम क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि आज हर जगह पे अगर आप देखने जाए तो युद्ध का माहौल है, हर जगह पे मंदी का माहौल है पूरी दुनिया में। तो ये स्कीम ऐसे समय पे लाई गई थी जब 2008 में जो मंदी आने वाली थी लेमन ब्रदर क्राइसिस की वजह से, उसके पहले ये स्कीम लाई। और क्यों लाई गई थी इसका बहुत ही एक अच्छा मतलब एक लॉजिक है अगर देखने जाए तो। प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं जनवरी के आसपास, जनवरी के महीने में, और तब एक पूरा कॉन्वॉय था उनके साथ, उसमें हिंदू के एन राम भी थे। और तब 2008 में मतलब 2007 नवंबर 2007 में डीएनए लॉन्च हुआ था, अहमदाबाद एडिशन। तो अहमदाबाद एडिशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो थे श्याम पारेख, वो भी उस कॉन्वॉय में, वो भी इंट्रूज जो था मीडिया का उसमें थे, चाइना वाले। अब ऑन बोर्ड
जब प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की तो पत्रकारों ने सवाल किया कि चाइना विजिट का मकसद क्या है वगैरह, तो उन्होंने कहा था कि हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक पूरा मंदी का माहौल आने वाला है। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, फिनेंशियल सुनामी। तो बोले कि एक फिनेंशियल सेक्टर की सुनामी आने वाली है, उसमें दो इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी यानी कि इंडिया और चाइना, उसको किसी भी हालत में तैरना पड़े। मतलब उन्होंने कहा कि इंडिया में खास करके जो पॉपुलेशन है उनको 2 वक्त खाना मिल जाए उतनी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये मंदी आएगी तो शहरों में से लोग गांव के तरफ जाएंगे, क्योंकि शहरों में कारखाने जो है वो बंद जैसे हो जाएंगे, डिमांड रहेगी नहीं। और ये उन्होंने जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बात रखी थी, वो रखी थी उन्होंने डॉक्टर रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के एक अपने गवर्नर रह चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ के, और बड़े इकोनॉमिस्ट है। आजकल तो वो शिकागो बूथ में पढ़ाते हैं, शिकागो यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने जो एक व्हाइट पेपर रखा, उस व्हाइट पेपर को स्टडी करके उस व्हाइट पेपर में दी गई बातों को कोट करते हुए डॉक्टर रघुराम राजन को पूरा क्रेडिट देते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। अब मीडिया तो मीडिया है, मीडिया ने मतलब नीचे उतर के कई 2-4 जगहों पे फोन घुमाया होगा, किसी बॉम्बे में किसी से ब्रोकर से या कोई इकोनॉमिस्ट वगैरह से बात की होगी। तो तब 27,000 अपना सेंसेक्स था, आग जरती तेजी जिसको बोलते हैं, बराबर है। तो बोले नहीं नहीं, ये प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट है तो यही बात करेंगे, इसमें कुछ ऐसा है। वापस आते वक्त वापस ऑन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की गई और कहा कि इतने हमने जो ट्रेड पैक्ट्स है वो ओपन कर दिए दोनों कंट्रीज के बीच, क्योंकि दोनों कंट्रीज का एक व्यवहार जो है ट्रेड का बना रहे और दोनों इकोनॉमीज तैरती रहे। वापस मीडिया ने उसको डिस्काउंट कर दिया कि ठीक है इकोनॉमिस्ट है तो यही बात करेंगे, अब ज्यादा क्या बात करेंगे स्ट्रैटेजीज के ऊपर ये वगैरह। तो तब सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी, और तब मनरेगा लाई गई। जनवरी के पहले वीक में प्रधानमंत्री एक एयरक्राफ्ट में पूरा का पूरा ये एड्रेस करते हैं, आते समय भी एड्रेस करते हैं, कोई इसको सीरियसली नहीं लेता है। एनरा में एक छोटा सा पैराग्राफ फ्रंट पेज पे डाल देते हैं, क्योंकि गए तो बोले चलो एक लिख देते हैं। तो उसके बीच जब प्रधानमंत्री आए भारत और मनरेगा की स्कीम जिस तरीके से लॉन्च की गई, और जनवरी में ये बात उन्होंने रखी थी, अगस्त और सितंबर आते आते लेमन ब्रदर क्रैश हुआ पूरा का पूरा। 2008 का साल था, मुझे याद है। मैंने यूटीवीआई ज्वाइन किया था, जो बाद में ब्लूमबर्ग यूटीवी बना और बाद में ब्लूमबर्ग टीवी इंडिया बना। जून में मैंने ज्वाइन किया था, और बाद में सितंबर में जिस तरीके से ये क्रैश हुआ, तो उस जमाने में अगर आपको याद हो मयूर, तो सीएनबीसी ग्रुप एक गुजराती अखबार लेके आने वाला था, बिजनेस का पिंक पेज। रिक्रूटमेंट्स भी हो गए थे, संभा वाली बिल्डिंग में लोग बैठने लगे थे, लेकिन बाद में वो अखबार आया नहीं था। मीडिया में बहुत बड़ी मंदी आई थी उस सितंबर के बाद, रिक्रूटमेंट्स हुए नहीं थे, लोगों की नौकरियां चली गई थी।